जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने। ये तशद्दुद कर 20 से ज्यादा लोगों को जान से मार देता है। कुछ इसी तरह की जहालत इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत में भी देखने को मिलती है, जिसमें गुमराही इस हद तक मान बुजदार की गुड गवर्नेंस और परवेज इलाही का फर्क, अपने ही तैनात किए गए अपने दौर में आईजी, सिविल, ब्यूरोक्रेट, कमिश्नर, डीसी, फिर उनको तब्दीली, फिर उनके फैसलों का कुरैशी, जैन कुरैशी, अब आपने उनकी बेटी को टिकट दे दिया। यानी कि आपको मुल्तान में कोई और शख्स नहीं मिले, बयानिए को दुरुस्त करार दे रहे हैं। वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो फिर उनका बयानिया तो आप खुद ही दुरुस्त कर रहे हैं। आपके ऊपर आने वाले दौर में कौन सा न्यूट्रल आपके ऊपर एतबार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हिजर की शब नालाए दिल वो सदा देने लगे, सुनने वाले रात कटने की दुआ देने लगे। सुनने वाले रो दिए सुनकर मरीज़े गम का हाल, देखने वाले तरस खाकर दुआ देने लगे। आईना हो जाए मेरा इश्क उनके हुस्न का, क्या मज़ा हो दर्द अगर खुद ही दवा देने लगे। बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की सियासत में भी वो पत्ते कभी हवा देने लग जाते हैं तो कभी हवा नहीं देते हैं। लेकिन बात उनके हवा देने की नहीं है, बात यह है कि आपने तकिया और आपने अपना सर को जो जिन चीज़ों के ऊपर रख दिया वही गलत थी, तो फिर आप किसी से गिला नहीं कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, 1 अप्रैल 2017 को सरगोदा के एक नवाही गाँव 9595 EB में एक ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जिसमें एक पीर तशद्दुद कर 20 से ज़्यादा लोगों को जान से मार देता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि उनमें से कोई भी मदई बनने को तैयार नहीं है। उनका यह मानना है कि पीर साहब ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया था। उन्होंने जो जिनको मारा था उनको मारकर उनके गुनाह जो हैं वो खत्म हो गए, वो पाक हो गए और वो लोग जन्नत में चले गए। और आज भी पीर साहब को वो लोग उसी तरह से मानते हैं। हैरान कुन वाकया यह है कि यह जहालत का एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें लोग अपनी जान से चले गए, लेकिन लोग अभी भी यही समझते हैं कि शायद उनके गुनाह जो हैं वो खत्म हो गए एक पीर के तशद्दुद से, उसके मारने से, जबकि अदालत उनको सजा दे चुकी है और एक बार भी नहीं, बहुत दफा उनको सजाए मौत का जो है वो फैसला सुना चुकी है। कुछ इसी तरह की जहालत इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत में भी देखने को मिलती है, जिसमें गुमराही इस हद तक बढ़ चुकी है कि जिसमें मैं ना मानूं की बातें और मैं ना मानूं की जिद और ये जो चीजें हैं ये हमारी सियासत में बहुत खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी हैं। जान से जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अहले खाना ये समझते हैं कि चलें, जो जाने वाले थे वो चले गए, हम तो नहीं गए, तो वो तो जन्नत में चले गए। अब वो जन्नत में है या दोज़ख में है, ये फैसला तो अल्लाह ताला की जात ने करना है। लेकिन जहालत को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको शायद जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। हर चीज को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि मस्जिद नबवी में जो माहौल क्रिएट किया गया था और जिन लोगों को आज सजाएं हुई हैं, उनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? जिनको 10 साल की कैद हुई है, जिनको 8 साल की कैद हुई है, उनके घर में क्या शेख रशीद साहब राशन पहुंचाने का वादा या जिम्मेदारी लेते हैं? क्या फयाजुल हसन साहब वादा करते हैं? क्या शहबाज गिल साहब वादा करते हैं? क्या फवाद चौधरी साहब वादा करते हैं? क्या इमरान खान साहब वादा करते हैं? क्या वो चीकू साहब वादा करते हैं? उन लोगों का क्या कसूर था? सिर्फ वो उकसाने पर यहां तक पहुंच गए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप उनसे जाकर इस वक्त हालत पूछे तो कम से कम वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पीर साहब ने जो कहा था वो ठीक कहा था, क्योंकि पीरों के कहने पर जो बातें मानकर अपनी पार्टी के बानी अरकान को निकाल देते हैं वो और लोग हैं। ये वाले जो पीर इस वक्त मौजूद हैं, इन पीरों को मनवाना और इन पीरों को मानना ये थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए इस वक्त तक हो चुका है क्योंकि हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं। कल तक जो लोग हुकूमत में थे आज वो अपोजिशन में हैं। कल तक जो हुकूमत की कुर्सियों पर बैठकर जो उंगलियों को इस तरह से करते थे, आज उंगलियां उनकी तरफ इस तरह से उठ रही हैं। वक्त जब इस तरह से बदलता है तो पता नहीं चलता है कब किस वक्त क्या हो जाता है, क्योंकि गरूर और तकब्बर और अना और मैं ना मानूं, और जब आप हर चीज में गुमराही पैदा करना शुरू कर देते हैं, आप जब शिर्क की डेफिनेशन गलत करनी शुरू कर देते हैं, आप जब ये समझना शुरू कर देते हैं कि जिनसे मैं मुखातब हूं वो आवाम बेवकूफ है। जाहिर सी बात है, जब आप जो भी कहते हैं
हैं, अगर वो करने के लिए तुल जाते हैं, तो फिर बाद में सुनने को तो यही मिलेगा कि हमने जो है वो अपने लीडर के कहने पर अपनी जान दे दी। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा वाकया नहीं है। आपस में लड़ने से ना तो कोई किसी की जो है वो शहादत कबूल होती है, और शहादत के भी अलग अलग उनके जो है वो शहादत को तस्लीम करने का भी जो तरीक़ाकार है वो उलमा की नज़र में कुछ और है, और इस तरह के कामों से इज्तनाब करना चाहिए। हमारे नौजवानों को इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, इमरान खान साहब को अक्सर आपने ये कहते हुए अक्सर सुना था कि जब वो कहीं पे भी किसी जलसे में भी खड़े होते थे तो वो यही बात कहते थे कि मुझसे ज़्यादा अच्छी टीम सिलेक्शन किसी को नहीं आती है। मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूं जो बहुत हद तक फाइट करना जानता हूं। लेकिन बहुत ही हैरान कुन बात है कि अकेला आदमी तो कभी जीत भी नहीं सकता। 92 का वर्ल्ड कप वो जीते थे, उसमें इमरान खान साहब की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो वो उनकी पहले की कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर इंजमामुल हक सेमीफाइनल में या फाइनल में अगर वो लोग जो है वो परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो आज के दिन तक अगर वो मिल रहा है तो वो इमरान खान साहब को मिल रहा है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब को अपने ऊपर हर अच्छी चीज का क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें उनके खिलाफ जानी शुरू हो जाती हैं तो वो या तो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं या वो न्यूट्रल्स को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात जो है वो खौफनाक बात भी ये होती है कि जो मुल्क का वजीर आजम होता है या जो मुल्क की बहुत ही आला सतह के ऊपर बैठा हुआ शख्स होता है, वो इस तरह की बातें करते वक्त, पब्लिकली करते वक्त बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। इवन कि आप इस वक्त अगर मरियम नवाज साहबा को भी देख लें या नवाज शरीफ साहब को भी देख लें, शहबाज शरीफ साहब को भी देख लें, वो भी इन बातों को करते हुए बहुत इज्तनाब बरतते हैं। आप कोई भी साहब का वजीर आजम ले लें, आसफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर भी रहे हैं, इस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब भी रहे हैं। आप, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने आकर इस तरह से जो है वो अपने इदारों के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू और इस तरह की बातें जो हैं वो उस वक्त आकर पब्लिकली कर दी हों जो कि जब आपके हक में या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले ना हो रहे। इस तरह से तो आप फिर हमें यह भी तवक्को की जा सकती है कि आप हमारे मुल्क की असासों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसी को भी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब आपको उस वक्त ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, जब टीम की सिलेक्शन हो रही थी, चूंकि आपको तो टीम सिलेक्शन के ऊपर फख्र था, तो आपने क्या टीम सिलेक्शन की? आपने उस्मान बुज़ार साहब की सिलेक्शन कर ली, या जब सिलेक्शन हो रही थी जब उस वक्त सुल्तान राजा साहब की, तो आप उस वक्त इनकार कर देते। आप आज आकर टीवी पर कह रहे हैं कि मुझे न्यूट्रल्स ने कहा था कि इनको रख लीजिए, इनको ये बहुत अच्छे आदमी है। शेख रशीद साहब ने उनकी तारीफ की है, राना सनाउल्लाह ने उस वक्त तायद की थी, सब लोगों ने तारीफ की थी, हर बंदे ने तारीफ की कि ये बहुत अच्छे हैं। फर्क कहां पे आ जाता है? फर्क यहां पे आ जाता है कि जब वो आपको पता चल जाता है कि अब फैसला जो 8 साल से हो चुका था, जो कि फैसला उन्होंने नहीं सुनाया था, वो फैसला तो पहले से लिखा जा चुका था। अब उस फैसले को जब सुनाने की बाज़गुश्त आपके कानों तक पहुंची तो आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जिससे ये जो है वो तासुब फैल जाए कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है। और सबसे बड़ी जहालत तो ये है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैं ना मानूं की जिद, और हमारे पीर साहब ने जो कहा हमने वही मानने की जिद पर आज भी वहीं के वहीं हैं। इवन कि अगर आप, मैं समझता हूं कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनकी बात सुन लें तो वो तो यही कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, और वो तो बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। अगर आप नून लीग की बात सुन ले, मैं समझता हूं कि नून लीग ने इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है, क्योंकि जिस तरह से अगर पीटीआई की हुकूमत थी, अगर ये फैसला इस वक्त पीटीआई के दौरे हुकूमत में होता तो मैं समझता हूं कि इस वक्त नून लीग की या पीडीएम के शामिल जो जमातें हैं वो सारी की सारी इस वक्त जेलों में होती। लेकिन इस वक्त उनकी तहम्मुल मिजाजी और उनकी सियासत में अच्छे फैसले, ये बहुत ही खुशआइंद बात है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में ये एक पूरे प्रोसेस के तहत, इसको पॉलिटिकल एक्ट के तहत और पॉलिटिकल जो ऑर्डिनेंस है पार्टीज के बारे में, उसके तहत हम इसको लेकर आगे चलेंगे। हम जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करना चाहते कि हम किसी पार्टी पर पाबंदी लगा दें, या हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। उजरत में किए हुए काम डेफिनेटली मुल्क की सियासत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा फैसला उन्होंने अपनी तरफ से लिया है कि इसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो चलाया जाए, और रेफरेंस भी चूंकि दायर कर दिया इलेक्शन कमीशन में आज उन्होंने, तो अब हर चीज कानून के मुताबिक हो तो वो अच्छी भी लगती है। लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर मंशियात डालकर उसको जेलों में डाल देना, या किसी की बहन, बीवी, बेटी, माँ बाप को अगर इस तरह से आप जेलों में डाल देंगे तो ये अच्छी रिवायत नहीं है।
लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात तो ये है कि जो फैसले उनके हक में या जो चीज़ें उनके हक में हों या जो वक़्त और जो टाइम चल रहा होता है वो अगर उनके हक में हो तो सब ठीक है, अगर उनके हक में नहीं है तो वो सब गलत हो जाता है। अमेरिका को वैसे तो गद्दार कहा जाता है, अमेरिका के ऊपर ही सारे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, बल्कि अभी ये जो अभी फैसला आया है, हैरत की बात है कि इसको भी ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये भी बैरूनी साजिश है। यानी कि पूरी दुनिया में एक इमरान खान साहब ही ऐसे लीडर हैं जिनके खिलाफ पूरी दुनिया हो चुकी है, तो इसलिए ये बात तो समझ में नहीं आती है। अमेरिका कल तक तो गद्दार था, आज केपीके में जब आपके वुज़रा और जब केपीके में मुलाकातें हो रही थी और उस वक्त गाड़ियों की चाबियां दी जा रही थी तो आप लेने से इनकार कर सकते थे कि आप लोग तो गद्दार हैं, हमें तो आपसे नहीं चाहिए, हम तो अपने पांव पे खड़े होंगे और हमें आपसे नहीं लेना। अगर आपको किसी और से तवक्को है कि आपको कहीं और से मिल जाएगा तो आप इनकार कर देते, आप अमेरिका से ना लेते। लेकिन इमरान खान साहब, बात यह है कि फर्क है, अमेरिका अगर गद्दार है तो गद्दारी से लेकर केपीके में मुलाकातें करने तक का फर्क। आपने जो फैसले अब इलेक्शन कमीशन में सुन लिया तो उसके बाद अब देखिए फर्क की डेफिनेशन आपको क्या, आप किस तरह से आप अपने लिए रखते हैं। आप ये कहते हैं कि हलफनामे में और सर्टिफिकेट में फर्क। ख़वातीन हज़रात, फ़र्क की डेफिनेशन में आपको यह भी बताते चले जाएंगे कि केपीके में आज मुलाकात और अमेरिका गद्दार का फ़र्क, तोशा खाना से ज़ाती तोहफों तक का फ़र्क, सर्टिफिकेट से हलफनामे तक का फ़र्क, इदारों को अपने हक में किए हुए फैसले और अपने खिलाफ किए हुए फैसलों में उनकी पसंदीदगी में फर्क, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग का फर्क, उस्मान बुज़दार की गुड गवर्नेंस और परवेज इलाही का फर्क, अपने ही तैनात किए गए अपने दौर में आईजी, सिविल, ब्यूरोक्रेट, कमिश्नर, डीसी, फिर उनको तब्दीली, फिर उनके फैसलों का फर्क, एक ही मुल्क पाकिस्तान और उसके मुकाबले में 35 ममालिक की साजिश का फर्क, चाइना से दूरी, सी पैक बंद और इदारों में फर्क, खैरात से लिए गए फंड और सियासी मुहिम में फर्क, 2018 से 2022 तक सिर्फ अमेरिका से आम लोगों से 25 करोड़ रुपए तक का चंदा वसूल कर उसके बाद अमेरिका को दुश्मन करार देने में फर्क, आपके बनाए गए बहनों बेटियों पर सियासी मुकदमात और अब फिर उसके बाद जब आपकी बारी आई तो अब उनमें भी फर्क, पार्टी के लिए दी गई कुर्बानियों और ख्वाबों के तहत लोगों को तब्दील करने में फर्क, मस्जिद नबवी में लोगों को इश्तियाल दिलवाने के लिए एहतमाम करने वाले और सजाएं पाने वालों में फर्क, इसके अलावा शीदा टल्ली पंजाब का डाकू और वजारत आला देने में फर्क, प्राइवेट ना करना और मुल्की खुजाना लुटाने में फर्क, 2016 पनामा, 2017 पैराडाइज, 2021 पेंडोरा पेपर्स, 2022 फॉरेन फंडिंग में फर्क, फैसल वाडा की नाअहली और तलाल चौधरी पर तौहीने अदालत में फर्क, आपका मामला हो तो अकाउंटेंट का फर्क, नवाज शरीफ का अकामा आ जाए तो नाअहली में फर्क, आपके गवर्नर हलफ ना ले तो ठीक, अब बलीगुर रहमान अगर नहीं लेते तो फिर इसमें भी फर्क, फैसला रुकवाने के लिए 9 पिटीशंस दायर करने और नाअहली सुप्रीम कोर्ट जाने में फर्क, आपके शहबाज गिल, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और मुसद्दक मलिक की शाइस्तगी में भी फर्क। इमरान खान साहब, जहां पे आपने अवाम के सामने इतनी चीज़ें रखी हैं वहां पे आपको चाहिए था कि आप उनके सामने अपनी दौर में की गई शाह खर्चियों का भी हिसाब किताब रखें, चूंकि आपने गलतियां तस्लीम करने की आदत डालनी शुरू कर दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने मुल्क के इदारों से इब्तदा की है, जो कि उस वक्त तक, कल तक तो आप कह रहे थे कि ये गलत है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस पार्टी को जो नहीं पसंद आता वो ये बात पाकिस्तान में कहने की रीत ऑलरेडी है कि जिसको जो पसंद नहीं आता वो उसी के मुताबिक चलते हैं। तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि पीआईए रोज वैलेट केस में आपने कितना खर्च किया है। मैं आपको बता देता हूं कि पीआईए के रोज वैलेट में जो आपकी हुकूमत में जो उस वक्त खर्च आया तकरीबन 10 अरब 13 करोड़ रुपए के करीब, वकील की फीस तकरीबन 27.5 करोड़ रुपए, 19 अरब रुपया आपके शहबाज शहजाद अकबर साहब ने यह कहकर आपने खर्च कर दिया कि दूसरे ममालिक में जो इनकी करप्शन है अपोजिशन की उसको लेके आता हूं, लेकिन नतीजा सिफर। 27 करोड़ रुपए के करीब तकरीबन विर्जिन आइलैंड की कुर्की का डर होने की वजह से आपने पे किया। बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केस किया आपने 6 करोड़ 74 लाख रुपया आप लोगों ने खर्च किया, लेकिन बरतानवी अदालत से जब वो बरी हो गए तो वो तमाम की तमाम रकम मट्टी होगी। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुहिम में तकरीबन 38 करोड़ और 78 लाख रुपए तक आपने खर्च किया। मिनिस्टर इनक्लूव की मरम्मत के लिए
9 करोड़ 64 लाख का खर्चा किया। वजीर आजम हाउस की तजीनो आराइश के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए, वजीर आजम सेक्रेटरीट के लिए तकरीबन 15 करोड़ की मंजूरी इमरान खान साहब आपने खुद दी। शहजाद अकबर ने जब रिकवरी के लिए मजीद आपसे रकम मांगी तो तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख रुपए आपने उनको, और तकरीबन 7 मुल्कों के साथ उन्होंने राब्ते रखे और तकरीबन 20 के करीब उन्होंने उस वक्त सरकारी दौरे किए, लेकिन नतीजा सिफर निकला। जब आप किसी की करप्शन आप दौरे हुकूमत में रहकर साबित नहीं कर सकते हैं तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये क्या है? जब तक आप इल्जाम साबित नहीं कर सकते आप उस वक्त तक किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। गो कि अगर आप हमसे ये पूछें कि इस मुल्क को आज तक खाया किसने है, किस तरह से खाया है, तो ये पता तो हर एक को है, लेकिन बात इस वक्त सिर्फ ये हो रही है कि इस वक्त जिस कंडीशन में मुल्क जा रहा है ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा, आपको हमें जवाब देना होगा कि आप अगर ये कहते हैं कि ये जिन्होंने पैसे मुझे दिए हैं और इन लोगों ने ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स भी हैं, तो अगर आरफ नकवी साहब पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स हैं तो उनको कहिए कि वो उस पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाएं जिसके ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया में सफर किया, जबकि उन्होंने जो सफर किए वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर नहीं किया है। सिर्फ जब बात आपकी पार्टी को फंड्स देने की आ जाती है सिर्फ उसी वक्त ही वो हर बंदा पाकिस्तानी क्यों बन जाता है। आप अगर किसी और को भी ले लेते हैं तो उन तमाम लोगों के पास, इवन कि आपकी पार्टी के जो रुकन्स हैं, जो मेंबरान हैं, आपके जो मशीर इस वक्त इंपोर्ट करके लाए गए हैं, तकरीबन सबके पास डुअल नेशनैलिटी है। आप सबसे पहले एहतसाब अगर अपनी पार्टी से शुरू करते, आपने तो मरूसी सियासत का नारा लगाया था इमरान खान साहब, कहां गई आपके वो नारे की गूंज? आपने कहा था कि मैं इस मुल्क में आम नौजवान को जो कि मेहनत करता है, जो नौजवान जिसके अंदर टैलेंट है, मैं उसको सामने लेकर आऊंगा। आपको पूरे मुल्तान में आपका कोई ऐसा वर्कर नहीं मिला जो कि आपको लगता हो कि वो आप उसको इस अहल बना लें कि आप तो टीम के कप्तान थे, और जो क्रिकेट या गेम या क्रिकेट किसी तरह की स्पोर्ट्स की गेम खेलते हैं तो वो आने वाले दिनों के लिए कप्तान बनाने के लिए किसी को पहले से तैयार करते हैं। आपको मुल्तान में कोई बंदा ही नहीं मिल रहा। आपने मरूसी सियासत का आगाज आपके अंदर भी है। आपने क्या किया? शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, अब आपने उनकी बेटी को टिकट दे दिया, यानी कि आपको मुल्तान में कोई और शख्स नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि उन कारकुनान को भी यह समझना चाहिए कि जो नारा और जिस नारे की गूंज और जिस तरह की आवाम को वर्गलाया जा रहा है, उनको यह समझना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तकरीबन और तकरीबन बहुत हद तक ठीक नहीं है। आप इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आने वाले दौर के लिए ऐ नौजवानों अपना फैसला करो और खुदा के लिए इंतशार का हिस्सा मत बनिए। इसके अलावा इमरान खान साहब, आपको मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी को इस वक्त टीवी शोज में, टॉक शोज पर, या जिस तरह से आकर आप हर रोज अपनी जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ आकर खिताब करते थे और इस तरह से खिताब करते हैं कि आपको वो आदत अभी तक नहीं गई है खिताब करने की, तो आप इस तरह से खिताब करने की बजाय अपनी पार्टी के जो आपकी कानूनी टीम है आप उसको कहें कि इलेक्शन कमीशन में जाकर दलाइल दे। आपको टाइम दिया है, आपको मौका दिया है, आप वहां पर जाकर दलाइल दीजिए। 8 साल तक आपने दलाइल नहीं दिए, 9 दफा आपने जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि आपने इस केस को रुकवाने के लिए आपने अपनी तमाम तर सलाहियत को बरूए कार लाया है इस फैसले पर असरअंदाज होने के लिए। तो अब रोना किस बात का? समझ में तो बात ये नहीं आ रही है। आप वहां पे जाइए, जाकर दलाइल दीजिए। आपको तो शोकाज नोटिस मिला है, तो शोकाज नोटिस के बाद तो आपको दलाइल देने चाहिए, बजाय इसके कि आप अगर ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़िया है, जिसको आपने मुतनाज़िया बनाना शुरू उस वक्त से कर दिया था जब आपको यह अंदाजा हो चुका था कि अब इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग का फैसला सुनाने जा रहा है। आपने पहले से एक ऐसा तासुब पेश कर दिया उस यूथ के सामने, उन नौजवानों के सामने जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, कि इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ फैसला करेगा। तो इसी तरह से आपको जब लाया गया था इस मुल्क के ऊपर, और तब आपने नहीं बताया सिवाय इसके कि अंपायर की उंगली खड़ी होगी, आपने ये नहीं बताया कि न्यूट्रल्स ने आपको इस मुल्क के ऊपर लेकर आए। आज आप बता रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तैनाती करवाई,
आई और उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये कर दो और वो कर दो, तो मैं समझता हूं कि फिर आपको तमाम तर जितने भी क्रेडिट्स हैं वो नहीं लेने चाहिए कि जीडीपी आपकी ग्रोथ आपके दौर में बढ़ी, आपने अपने दौर में जो है वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर गए, आपके दौर में मुल्क ने जो है वो बहुत से संगे मील अबूर कर लिए थे, तो आपको अचानक से रोक दिया गया, तो फिर वो सारा क्रेडिट भी फिर न्यूट्रल्स को दे दीजिए। आप तो फिर कठपुतली हुकूमत थे, जो कि अपोजिशन कहती रही है इन 4 सालों में कि ये एक इंपोर्टेड और एक हमारे ऊपर मसलत किए गए हैं, तो फैसले कहीं और से होते हैं। तो फिर आप तो उन तमाम अपोजिशन के लोगों की, बल्कि आप तो उनके हक में दलाइल दे रहे हैं, आप तो उनके बयानिए को दुरुस्त करार दे रहे हैं। वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो फिर उनका बयानिया तो आप खुद ही दुरुस्त कर रहे हैं। आपके ऊपर आने वाले दौर में कौन सा न्यूट्रल आपके ऊपर एतबार करेगा, क्योंकि आप उन न्यूट्रल्स की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप उनके साथ की हुई तमाम बातें इस वक्त अवाम के सामने रख रहे हैं, जब वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, या आप उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। इस मुल्क के इदारे हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, दुश्मन हमारे सरों पर चढ़ा हुआ होता है। आप कल को इस तरह से, तो हमें यह भी लगता है कि आप हमारे मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनके बारे में जितनी भी मालूमात अगर आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर थी, तो फिर तो आप वो भी लीक आउट कर सकते हैं। तो खुदारा आप इस तरह की सियासत का हिस्सा मत बनिए, और खुदारा आप अपने उन मशीरों से बचिए जिन लोगों ने दूसरी पार्टियों को हमेशा तबाह करने की कोशिश की। अब वो तहरीक इंसाफ को तबाह करने के ऊपर दर पे हैं। आप फवाद चौधरी साहब चौथी पार्टी, मेरा ख्याल है कि शायद उनकी आखिरी पार्टी हो, और इसी तरह से शेख रशीद साहब जो अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको भी अब ये समझ जाना चाहिए। आपको तो वैसे भी समझ शायद आज आनी शुरू हो चुकी है कि बहुत सारी चीजें जो थी वो गलत हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपको इस सियासत में अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, गलतियों पर काबू पाना चाहिए। इसी तरह नून लीग जो है, हम आपको सबसे पहले ये बताते चले जाएं कि हम नून लीग को ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है, आप इनको इक़्तिदार में तो आने दीजिए और इनसे गलतियां तो होने दीजिए। आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ मैं बोलूँगा जहां पर ये गलतियां करेंगे, और ये हमारे कोई लाड़ ले नहीं है, हम इनको इनसे भी ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस मुल्क के बारे में जो शख्स सोचता है हमें वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम फैक्ट को देखते हैं, या अगर हम ये देखें कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो मैं नहीं समझता कि ग्राउंड रियलिटी को देखने के बावजूद हम लोग आंखें बंद करके ये समझ लें कि एक दफा किसी ने एक बंदे को कहा, एक कहावत सुनाई कि एक कबूतर को किसी ने कहा कि अगर तुम्हारे सामने बिल्ली आ जाए तो आंखें बंद कर लेना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी और चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि वो कबूतर ने आंखें बंद की तो बिल्ली खा गई। अब सवाल ये पैदा होता था कि कबूतर को तो बिल्ली खा गई, लेकिन वो बंदा नहीं आज तक उनको मिला जिसने कहा था कि जब बिल्ली सामने आए तो आंखें बंद कर लेना। तो आपको आंखें बंद करने का जिसने मशवरा दिया था, आप उन बंदों को ढूंढिए, अपनी पार्टी में से उन लोगों को ढूंढिए जिन लोगों ने आपको इस मकाम पर पहुंचा दिया है। आपको ये चीजें अपने अंदर से सबसे पहले एहतसाब करनी जरूरी होंगी। ख्वातीन और हजरात, हमारी आवाम को भी अपने आप को बदलना होगा, हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा, हमें भी मेहनत की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमें भी ये सोचना होगा कि हम खैरात के पैसों के ऊपर नहीं रहना चाहते। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की अगर औरतों को अगर आप देख लें तो तकरीबन 20 लाख के करीब औरतें वहां पे मेहनत मशक्कत करती हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब औरतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत या एहसास प्रोग्राम के तहत या जो भी है उसके तहत, मैं समझता हूं कि बेसिकली जिसको ये मदद का नाम दिया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये इस चीज़ के ऊपर जो आप लग चुके हैं, बजाय इसके कि आप इस खैराती रकम के हर महीने इंतजार करें, उससे बेहतर यही है कि आप भी मेहनत करके अगर पैसे कमाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूं कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो काम दें, इन पैसों को, मुल्की खजाने को इस तरह से आप जब उनको दे रहे हैं तो आपको शायद ये भी अंदाजा पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हमने जब देखा कि मैं एक दफा, मेरा खुद का एक ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैं एक मोबाइल शॉप के ऊपर जाकर लोड करवा रहा था, तो जब मैंने वहां पे देखा तो एक ऐसी औरत, उसके हाथ में सोने के कंगन थे और वो इस एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे ले रही थी। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि मतलब ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, कि ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो सुबह से घर से जब निकलते हैं तो वो अपने साथ रोटी और चपाती वगैरह जो है वो साथ लेके निकलते थे, क्योंकि शाम तक उनको पैसे लेने के लिए इंतजार में लगना पड़ता था। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वही लोग काम करने के ऊपर आ जाएं तो वो इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो हमें खैरात नहीं, हमें काम चाहिए। हमें आप इस काबिल बना दीजिए, इस कौम की औरतों को, इस कौम के मर्दों को इस काबिल बना दीजिए कि वो खुद ब खुद ही इतना पैसा कमा सकें कि वो आप इस मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप सब्सिडी देंगे, अगर आप इसी तरह से जो है वो पैसा अपनी गवर्नमेंट का
का जो टैक्सों का पैसा या जो भी है, अगर आप इस तरह से देते ही रहेंगे, ठीक है, चंद मखसूस लोगों को देना चाहिए जो इसके हकदार हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है, ना ही हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन आप खुद एतमादी भी लोगों को देना शुरू कीजिए इसी तरह से कि जब आप देख लीजिए कि मुल्क की मईशत तभी तरक्की करती है जब आप मुल्क की आवाम को पैरों पे खड़ा करना शुरू कर देते हैं, वहां के निज़ाम तालीम को बेहतर करते हैं, अदल के निज़ाम को ठीक करते हैं, आप कानून के फैसलों को ठीक करते हैं, आप इदारों को ठीक करते हैं, आप इदारों में इस्लाहात करते हैं, आप तैनातियों में इस्लाहात करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे तो किसी को पंजाब में दाखिला होने से पाबंदी पर रोका जा रहा है, किसी को वफाक में पाबंदी में दाखिल होने पर रोका जा रहा है। अब आप देखिए कि हमारे जो परवेज़ इलाही साहब आए हैं, अब कौमी खजाने में तो सुनने में आता है कि हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहे हैं, लेकिन वो पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए उनकी यूनिफॉर्म्स तक बदलने के लिए सोच रहे हैं कि मैं हम पूरी पुलिस की वर्दियाँ चेंज कर देंगे, ये डाकिए की वर्दी है। खुदा के लिए उन्हें डाकिए की वर्दी है या उनकी जो है वो एक मिनिस्टर की वर्दी है, आप उनकी वर्दी से ज़्यादा उनकी काबिलियत और उनकी जो है कुर्बानियों के उनको भी अप्रिशिएट करें और उसके साथ साथ उसमें इस्लाहात करें। आप थानों के अंदर ऐसी इस्लाहात करें कि जहां पे किसी भी गरीब को बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ मिल सके। वर्दियां भी चेंज होती रहेंगी, जब जारी सी बात है कि जब कानून लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो वर्दियां तब्दील करते हुए भी उसमें भी कोई मजायका नहीं, लेकिन हम इस खुशहाल हो जाएं, हम इस हद तक आ जाएं कि हमें वर्दियां एक नहीं, हमें 4-4 वर्दियां दे दी जाएं। तो इस तरह आपको तमाम फैसलों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि जो भी जहां कहीं पे भी इस वक्त दौरा कर रहा है वहां पे वो ऐलानात तो किए जा रहे हैं 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया, लेकिन क्या ये पैसे उनको मिलेंगे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं कि हम IMF के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस तरह से जिस तरह से ऐलानात किए जा रहे हैं, क्या ये पैसा सिर्फ ऐलानात की हद तक है या वाकई मिलेगा? तो इसके ऊपर भी हम तमाम सहाफ़ी बरादरी को नज़र रखनी चाहिए कि इस वक्त जो ये खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा कहीं अवाम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सबको यकजा होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमने जो तज्ज़िया आपके सामने रखा या जो बातें आपके सामने रखी, अगर उसमें कमी कोताही गलतियां की गुंजाइश बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो किसी भी तलफ़ुज़ या अल्फाज या किसी किस्म की भी गलती हो तो उसके लिए माजरत पेशगी है, और अगर किसी का दिल दुखे तो उसके लिए भी पेशगी माजरत है। और अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश इससे आपका किसी का कोई फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।